नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। नज़ाकत, नफासत और शराफत का शहर कहे जाने वाले लखनऊ की फिजाओं में इन दिनों बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, टारगेट, जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंट जैसे शब्द गूंज रहे हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को न्यू इंडिया का ग्रोथ इंजन बताया जा रहा है। कारोबारी घराने यूपी के अलग अलग हिस्सों में फैक्ट्रियां लगाने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश को कारोबार में भारत का उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश है, जिससे सूबे के 25 करोड़ लोगों की जिंदगी को बेहतर, संपन्न और खुशहाल बनाया जा सके। इतिहास गवाह रहा है कि कभी गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की संपन्नता और खुशहाली पूरी दुनिया को हैरान करती थी। त्रेता युग में अयोध्या में पैदा हुए श्री राम के दौर में एक ऐसी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बहाल हुई जो दुनिया के सभी आदर्श समाज के लिए एक सपने की तरह रही है। भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा दिलाने में भी इस क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। यूपी की कारोबारी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बगैर बनारसी साड़ी के किसी संपन्न घर की बेटी विदा नहीं होती। कन्नौज में बने इत्र पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और फिरोजाबाद की खूबसूरत चूड़ियों की खनक पूरी दुनिया में सुनाई देती है। कानपुर का कपड़ा और चमड़ा उद्योग भी हिंदुस्तान के नक्शे पर लंबे समय तक छाया रहा। मिर्ज़ापुर के बुनकरों के हाथों के बने कालीन भारत ही नहीं, दुनिया भर के रईसों की ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब यूपी इतना संपन्न और खुशहाल हुआ करता था, तो ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिसने इसे बीमारू राज्यों की लिस्ट में खड़ा कर दिया? यूपी का अर्थ चक्र किस तरह आगे बढ़ा? त्रेता युग वाले राम राज्य की आर्थिक विकास किस बुनियाद पर टिकी थी? क्या उसमें आर्थिक शोषण और मुनाफाखोरी के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं थी? कन्नौज कैसे बन गया इत्र की राजधानी? मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक यूपी में कारोबार का विकास हुआ या उसका विनाश हुआ? आज़ादी के बाद यूपी को किसने कारोबारी विकास के हाईवे पर दौड़ाया और किसने लगाया उस हाईवे पर स्पीड ब्रेकर? ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम यूपी का अर्थ पुराण में। मान लीजिए कि यूपी एक अलग राष्ट्र होता तो आबादी में उससे ऊपर सिर्फ 4 देश होते: इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना और भारत। पाकिस्तान से भी ज्यादा आबादी यूपी की है। यूरोप के 3 बड़े देश जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस की साझा आबादी भी यूपी से कम है। ऐसे में यूपी कितनी संभावनाओं का प्रदेश है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करने से ज़्यादा ज़रूरी है यूपी के मिजाज को समझना। यहाँ के लोगों के मन, मस्तिष्क, आचार विचार पर सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव है तो वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो अयोध्या में पैदा हुए और एक ऐसा आदर्श जीवन सूत्र का पाठ पढ़ा गए जिस पर चलते हुए हर समाज ने अपनी तरक्की देखी। ऐसे में यूपी के अर्थ पुराण की शुरुआत त्रेता युग वाले राम राज्य से करना मेरे हिसाब से मुनासिब रहेगा। महर्षि वाल्मीकि को श्री राम का समकालीन माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम राज्य में लोग बहुत खुशहाल थे, भय का नामो निशान नहीं था, चारों ओर खुशहाली थी। वहीं रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य का जिक्र करते हुए कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु ही व्यापा। सब नर करी है परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। मतलब राम राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, सब लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे। कोई रोग व्याधि नहीं थी, न किसी की अकाल मृत्यु होती थी, न ही किसी को रुपए पैसे की कमी थी। क्या ऐसी आदर्शवादी आर्थिक व्यवस्था संभव है जिसमें नफा नुकसान वाली सोच के लिए कोई जगह ही ना हो? उद्योग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और परोपकार के लिए हो।
सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की राम राज्य और उस दौर की आर्थिक व्यवस्था में हजारों साल से दिलचस्पी रही है। पूरी दुनिया उस शासन प्रणाली के बारे में सोचती है, कल्पना करती है, जिसमें किसी को किसी से भय नहीं था, जिसमें किसी को भूख की चिंता नहीं थी, रोजगार का टेंशन नहीं था, जीवन इतना संतुलित था कि लोगों को बीमारी का भी डर नहीं था। दरअसल राम राज्य का अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र के बहुत करीब था। अधिकार और जिम्मेदारी रिश्तों की बुनियाद थे, भरोसा सबको जोड़ने वाला धागा। मतलब एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें नफा नुकसान से ज्यादा एक दूसरे में अपना सह अस्तित्व देखने वाली सोच थी। इसीलिए समाज का हर वर्ग खुश था, खुशी खुशी अपना काम करता था, किसी से किसी को शिकायत नहीं थी, हर नागरिक सद्गुणों से भरा था। राम राज्य में सबको बराबरी का अधिकार था। बेईमानी, सूदखोरी नहीं थी। जो व्यवसायी थे, जो वणिक वर्ग के लोग थे, वो भी बहुत ईमानदारी के साथ काम करते थे। कोई जमाखोरी नहीं होती थी। तो आप कह सकते हैं कि एक समानता के अधिकार की आर्थिक व्यवस्था स्थापित की थी श्री रामचंद्र जी ने रघुकुल के राजा के तौर पर। राम राज्य की आर्थिक व्यवस्था में पहले पूर्ति यानी सप्लाई और बाद में डिमांड आता है। मतलब पूर्ति के बाद मांग की बात आती थी, लेकिन मौजूदा आर्थिक व्यवस्था में डिमांड से सप्लाई और प्रोडक्शन तय होता है। मतलब राम राज्य में जहां लोगों के हुनर के आधार पर उत्पादन पर जोर था, जिसमें समाज की जरूरतों का ख्याल था, वहीं मौजूदा आर्थिक व्यवस्था मांग को बढ़ाकर मुनाफा कमाने की बुनियाद पर खड़ी है। राम राज्य में लोगों की आर्थिक खुशहाली के पीछे की एक बड़ी वजह नियम कायदा भी है। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा गया कि राजा भी नियम कायदे से बंधे हुए थे। राजा के अधिकार और जिम्मेदारियां तय थीं और राम ने इसे खुद पर भी लागू किया। मतलब वाल्मीकि ने जिस राम राज्य का जिक्र किया है उसमें आदर्श लोकतंत्र का हर गुण मौजूद था। गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य को एक ऐसी शासन व्यवस्था बताते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक और सांसारिक तीनों ही दुख नहीं थे। ऐसा भी हम उस ज़माने के ग्रंथों और उस ज़माने के तमाम सारी चीज़ों के आधार पर कह सकते हैं कि एक मजबूत शासन, क्योंकि एक कुशल राजा ने एक अपना सिस्टम बना के रखा होगा, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि समाज के हर वर्ग के लिए जो चीज़ें उनके लिए आवश्यक हैं उनकी उपलब्धता लगातार बनी रहे। चीज़ों का दाम इतना हो कि हर आदमी उसे वहन कर सके, यानी कि किसी की भी जो आय है वो इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि उसके घर में खाने को ना हो या उनके पास रोजगार ना हो। राम राज्य में धर्म यानी कर्तव्य पहले था और अर्थ यानी कमाई पीछे। ऐसे में लोगों की इच्छाएं सीमित थीं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहिन दरिद्र को दुखी न दीना, नहिन को अबोधना लक्षण हीना। मतलब एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है और कोई अगुड़ यानी अनस्किल्ड नहीं है। राम राज्य में बेहतर शिक्षा पर भी जोर रहा है, तो एक ऐसी समरस आर्थिक समानता पर जहां प्रतिस्पर्धा भी है और सामाजिक सरोकार भी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चर सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। रामचरितमानस में अयोध्या के बाजारों का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज, सराफ, व्यापारी ऐसे दिखते हैं जैसे कुबेर हो, लोग भी सुखी, सदाचारी और सुंदर। शायद राम राज्य की आर्थिक व्यवस्था में कारोबारियों ने सामाजिक जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ अपने ऊपर उठा रखा होगा, जिसे आज की तारीख में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दिया जाता है। वक्त के साथ राम राज्य के आर्थिक मॉडल की कल्पना नया आकार लेती रही है।
इसे एक ऐसे सपने की तरह देखा और इस्तेमाल किया गया है जिसमें जीने की ख्वाहिश हर इंसान और सभ्य समाज की रही है। भारतीय समाज के जिस कालखंड का प्रतिनिधित्व श्री राम करते हैं, उस दौर की अर्थव्यवस्था आदर्श और मूल्यों के मजबूत पायों पर खड़ी दिखती है। उस इकोनॉमिक इकोसिस्टम में लोगों का जीवन संयम, संतुष्टि और त्याग की पतवार से आगे बढ़ता दिखता है। किसी से कुछ लूंगा तो बदले में कुछ दूंगा, ये भावना धर्म की तरह लोगों के दिलो दिमाग में बहुत गहराई से बैठी हुई थी, जो बेईमानी के चांस को कम करती थी और मौजूदा संसाधनों से नव निर्माण का रास्ता दिखाती थी। संभवतः इसलिए श्री राम के आर्थिक मॉडल में भारतीय समाज ने हमेशा अपनी बेहतरी देखी। गंगा यमुना के मैदानी हिस्सों में सभ्यताओं के विकास की कहानी में यूपी के कदम आगे बढ़ते गए। मौर्य काल से गुप्त साम्राज्य तक उत्तर प्रदेश के नक्शे में दिखने वाले कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे बड़े शहर खड़े हो गए। कारोबारी रूट के लिहाज से भी यूपी बहुत अहम भूमिका निभा रहा था, जो कलकत्ता से काबुल तक जाता था और दुनिया के सिल्क रूट से मिल जाता था। उत्तर प्रदेश में कारोबारी रूट पर पड़ने वाले वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा कारोबारियों के लिए सराय की तरह बन गए। 7वीं शताब्दी के बाद कन्नौज हिंदुस्तान के नक्शे पर एक पावर हाउस की तरह उभरा। उस दौर में कन्नौज की संपन्नता को देखते हुए इतिहासकारों ने कहना शुरू कर दिया कि पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज ने ले ली है। तब इस क्षेत्र में लोगों का मुख्य पेशा खेती था और कारोबार था अनाज का, लेकिन दूसरे कारोबार भी तेजी से फल फूल रहे थे। मुगलों के दौर में यूपी के कई शहर हिंदुस्तान के नक्शे पर चमकने लगे। लड़ते बढ़ते जब बाबर के कदम यूपी की जमीन पर पड़े तो वो दंग रह गया। इस क्षेत्र में लहलहाते खेतों को देखकर, पानी से लबालब भरी नदियों को देखकर, लोगों के तुरंत बसने और उजड़ने वाली प्रकृति देखकर यूपी के लोग अपनी खास संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी जीवन शैली और तरक्की की राह पर परंपराओं का गहरा प्रभाव था। ऐसे में बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया तो उसका जोर भी यूपी के विकास पर रहा है। उस दौर में बनी ग्रेट ट्रैक रोड का बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता था, जिसने सूबे को तरक्की और कारोबार से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख इस तरह के हब थे उस समय, उनमें कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, इस तरह की जगहों का नाम लगातार आता रहता है और लिया भी जाता है, जिसमें कानपुर में टेक्सटाइल और चमड़े का उद्योग, मेरठ में लकड़ी और जो एग्रीकल्चर या कृषि से जुड़े हुए संयंत्र हैं उनका उद्योग, आगरा में चमड़े और हैंडीक्राफ्ट का उद्योग, और इसी तरह से बरेली और शाहजहांपुर में भी केन और लकड़ी के उद्योग थे, जो कि मुग़लों के काल से शुरू हुए और अंग्रेज़ों के काल में उसमें एक काफ़ी एक इवोल्यूशन हुआ था, काफ़ी एक उभार आया था, जिसकी वजह से ये सभी जगह उत्तर प्रदेश को एक पूरे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में एक जगह दिलाने में सफल रहे थे और आज भी उसके संकेत और उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। मुगल साम्राज्य को भारत में मजबूती अकबर के दौर में मिली। अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। उसी दौर में प्रयागराज का नाम बदलकर अल्लाहाबाद कर दिया गया और इसे अपनी राजधानी भी बना दिया। उस दौर में अल्लाहाबाद कारोबारी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ था। अकबर अच्छी तरह समझ गया कि मुगल साम्राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत इस क्षेत्र में भूमि के लगान से हो सकता है। ऐसे में अकबर ने उत्पादन के हिसाब से जमीनों की पहचान कर लगान तय किए। नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की भी बड़ी पहल मुगलों के दौर में शुरू हुई। साथ ही उस दौर से ही कुछ खास शहरों की पहचान खास कारोबार के साथ जुड़ने लगी। मुगलों के दौर में ज्यादातर उद्योग कृषि आधारित ही थे। यूपी पूरी तरह से जमीन से घिरा राज्य है। ऐसे में यूपी को उस तरह का फायदा नहीं मिला जैसा समुद्री तटों वाले राज्यों को मिला। लेकिन मुगलों के दौर में यूपी में इत्र के कारोबार ने जमकर
जोर पकड़ा। मुगल बादशाह खुशबू के बहुत शौकीन थे। मुगल मल्लिका नूरजहां ने गुलाब के अर्क को शीशी में कैद करने की विधि को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया और इसे आगे बढ़ाया गया। गुलाब की खेती के लिए गंगा यमुना की मिट्टी से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था। ऐसे में इत्र कारोबार के लिए कन्नौज पहली पसंद बन गया। इंडिया एक्चुअली बहुत प्रॉस्परस कंट्री थी, मुगल से पहले भी और मुगल के टाइम पे भी प्रॉस्परस थी। और प्रॉस्पेरिटी के तीन बेसिस थे। एक तो इंडिगो फार्मिंग जो यूपी में बहुत होती थी, एक था टेक्सटाइल्स, तो तक्षशिला ये सब जगह जो होगी टेक्सटाइल्स, और दूसरा था स्पाइसेस। स्पाइसेस तो साउथ से आते थे, नॉर्थ में तो ये थी पूरी इंडिया की बेस ऑफ वेल्थ। और इसमें इंडिया 16-17 सेंचुरी में दुनिया की नंबर टॉप पावर में मानी जाती थी। एक चाइना होता था, इंडिया होता था, ऑन द बेस ऑफ दीज टू। मसलिन, सिल्क मसलिन ट्रेड, इंडिगो ट्रेड, टेक्सटाइल ट्रेड और ये इंडिगो फार्मिंग, तो ये सब तो यूपी में होता था। ये नॉर्थ इंडिया की कैसियत थी। शाहजहां के दौर में मुगलों की राजधानी आगरा बनी। आगरा और मथुरा बड़े व्यापारिक केंद्र रहे। नवाबों के दौर में सादत अली खां को अयोध्या में सुकून दिखा। उन्होंने फैजाबाद नाम से नया शहर बसाया और उसे अवध की राजधानी बनाया। कंपनी राज में ही कानपुर में चमड़ा उद्योग शुरू हुआ। कपड़ा उद्योग ने भी रफ्तार पकड़ी। भारतीय कपड़ा पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए था। इसका एक केंद्र वाराणसी भी था। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से पहले भारतीय उद्योग धंधों को चौपट किया और खेती को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में यूपी की सोना उगलने वाली जमीन से उत्पादन घटने लगा और समय चक्र के हिसाब से यूपी किसान और उद्योग कदम ताल नहीं कर पाए। कन्नौज को दुनिया में ख्याति मिली इत्र से। इस शहर का इत्र से कनेक्शन जोड़ने में अहम भूमिका निभाई मुगल मल्लिका नूरजहां ने। कुछ इतिहासकार तो नूरजहां को ही इत्र के आविष्कार का श्रेय तक देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इतना जरूर है कि मुगलों के दौर में ही गुलाब जल से इत्र निर्माण को कारोबार की शक्ल मिली और शाही संरक्षण की वजह से ये जमकर फला फूला भी। मुगलों के दौर में ही गंगा के मैदानी इलाकों में नगदी फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जाने लगा। अंग्रेजों के कदम जब उत्तर प्रदेश की जमीन पर पड़े तो शुरुआती दौर में उनका एक ही मकसद था, लगान से कमाई करना। अंग्रेजों ने समाज को दो वर्गों में बांट दिया, एक जमींदार और दूसरा खेतिहर मजदूर। अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों की वजह से यूपी में कृषि उत्पादन भी प्रभावित हुआ। दूसरी ओर वाराणसी के कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया गया, जिससे ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में चुनौती न मिले। यूपी की कारोबारी तरक्की की रफ्तार सुस्त होने लगी। अंग्रेजों के दौर में जो बीज पड़े उसका असर यूपी पर आजादी के बाद भी दिखा। मौसम और मिट्टी के हिसाब से यूपी की जमीन खेती के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे में खेती ही सूबे का सबसे बड़ा पेशा रहा। यही आजादी के बाद सूबे की अर्थव्यवस्था को ताकत और बड़ी आबादी को रोजगार देता रहा। आजादी के बाद से ही भूमि सुधार की कई कोशिशें यूपी में हुई, पर उसका जमीन पर कोई खास असर नहीं दिखा। यूपी के नक्शे पर कभी कारोबार में ध्रुव तारा की तरह चमकने वाले वाराणसी, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मिर्जापुर में भी मशीनों की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री रहते गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद और सीबी गुप्ता ने सूबे के औद्योगिक विकास पर खासा जोर दिया। सूबे के अलग अलग क्षेत्रों में चीनी की कई नई मिलें भी खुली। मिर्जापुर के आसपास कई बड़े उद्योग लगे। एल्यूमिनियम से सीमेंट बनाने तक का काम शुरू हुआ। पावर प्लांट लगाने से लेकर दूसरे कारखाने भी सूबे में लगे। मिर्ज़ापुर जिले का वह हिस्सा जो सोनभद्र में आता है, वहाँ कई बड़े कारखाने लगे। मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। लखनऊ में भी जो राज्य की राजधानी थी, औद्योगिक इकाइयाँ लगीं। लेकिन अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो प्रारंभ से ही उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक निवेश का दर्जा
नीचे रहा। 1960 के दशक में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो इसकी चटक छाप पश्चिमी यूपी में दिखी। इस क्षेत्र में किसानों ने खेती में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाया और उत्पादन बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। ऐसे में पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अंतर साफ साफ दिखने लगा। दूसरी ओर यूपी में राजनीतिक अस्थिरता के बीच कारोबार और उद्योग की बातें हाशिए की ओर जाने लगी। यूपी में सत्ता के मिजाज के हिसाब से कारखाने लगते रहे और उनकी रफ्तार कभी तेज, कभी सुस्त तो कभी बंद वाली होती रही। 1980 के दशक के बाद यूपी की औद्योगिक विकास की राह में स्पीड ब्रेकर बढ़ गए। सियासत भी जाति के जोड़ तोड़ में उलझी रही और कानून व्यवस्था भी बिगड़ने लगी। सरकारों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर नहीं रहा। साल 1991 में उदारीकरण के बाद पूरे देश में बदलाव की नई हवा चली, लेकिन यूपी पर कोई खास असर नहीं दिखा क्योंकि यूपी मंडल कमंडल की राजनीति में उलझा था। यूपी औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़ने लगा। हालांकि दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद ने बदलावों के साथ कदम ताल गया। कुछ वर्षों में ही इसका असर भी साफ साफ दिखने लगा। 2007 में जब मायावती पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तो उन्होंने सूबे के औद्योगिक विकास की ओर फोकस किया। नोएडा से बलिया तक को एक्सप्रेस वे से जोड़ने की बात हुई। मतलब सूबे की आर्थिक तरक्की के लिए एक्सप्रेस वे की अहमियत को गंभीरता से समझा गया। 2012 में मायावती को अखिलेश यादव ने सत्ता से बेदखल किया। सूबे के विकास के एक्सप्रेस वे पर ले जाने को लेकर उनकी अपनी सोच है। अखिलेश के दौर में भी एक्सप्रेस वे बनाने से लेकर नए उद्योग धंधों को सूबे में लाने के लिए अच्छी खासी पहल हुई, जिसके निशान नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत सूबे के कई हिस्सों में दिख रहा है। सूबे में सियासत का चरित्र चाहे जो भी रहा हो, लेकिन पिछले 15 वर्षों से यूपी धीरे धीरे तरक्की की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के काफ़ी प्रयास किए और कई सतह पर आए, उसका लाभ भी लोगों को मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने बहुत नियोजित तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एक काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाकी सरकारों से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हुआ है। अगर यूपी के औद्योगिक विकास में स्पीड ब्रेकर की भूमिका किसी ने निभाई है तो वो है सूबे की राजनीतिक अस्थिरता, जात पात की राजनीति और खराब कानून व्यवस्था। आजादी के बाद से ही यूपी में सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों की आवाज बुलंद थी। सूबे के लोगों की किस्मत बदलने को लेकर उनकी अपनी सोच थी। केंद्र सरकार की कुछ नीतियां भी ऐसी रहीं जिससे भौगोलिक स्थिति की वजह से यूपी को ज़्यादा फायदा मिल सकता था। वो दूसरे राज्यों के हिस्से में चला गया। इसमें एक थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952। आज़ादी से पहले जिस यूपी को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता था, वो भी आज़ादी के बाद खाली होने लगा। सियासतदान भी कारोबारी तरक्की में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। देश के सबसे ज़्यादा संभावनाओं वाला प्रदेश वोट के लिए जातिगत राजनीति और वर्चस्व की लड़ाई की ओर बढ़ने लगा। यूपी के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर फिसलन कुछ ज़्यादा ही थी। आज़ादी के 60 साल बाद मायावती पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनी जो अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही। इसके बाद सत्ता समाजवादी अखिलेश के हाथों में आई। दोनों ने अपने तरीके से सूबे को कारोबारी तरक्की पर लाने की कोशिशें की, जिसकी एक बुलंद तस्वीर ताज एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के तौर पर दिखती है। 2017 में सूबे के सीएम की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे और प्रदेश को कारोबारी तरक्की की नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए लगातार कोशिशों में जुट गए। लखनऊ में चल रहे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसी की एक बानगी है। अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है।
जिस उत्तर प्रदेश को कुछ साल पहले तक बीमारू राज्य कहा जाता था, उसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तेज गति से विकास करने वाले राज्यों के फहरिस्त में खड़ा कर दिया है। जिस यूपी में आने से पहले निवेशक डरते थे, उसी उत्तर प्रदेश को उद्योगपतियों के लिए सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, पावर जनरेशन, एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ केयर, फूड, डेयरी समेत कई दूसरे सेक्टर की तस्वीर बदलने की तैयारी है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में सबसे ज्यादा निवेश प्रस्ताव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए हैं, जो 56% के आसपास हैं। इससे उत्तर प्रदेश के भारत की फैक्ट्री बनने का रास्ता तेजी से साफ होता दिख रहा है। दूसरे नंबर पर कृषि और उससे जुड़े दूसरे सेक्टर हैं और तीसरे नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि एक निवेशक के मन में क्या चल रहा होता है। ऐसे में उनकी सरकार ने निवेश फ्रेंडली नीतियां बनाने से लेकर सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए कारोबारियों के रास्ते के स्पीड ब्रेकर्स को एक झटके में हटा दिया है। सूबे में विकास असंतुलन को दूर करने के लिए ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की। यूपी की 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स को रफ्तार देने के लिए भी लगातार काम चल रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जरिए रक्षा उत्पादन में भी यूपी अहम भूमिका निभा रहा है। यूपी कभी भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता था। दशकों बाद अब फिर से यूपी चीनी उत्पादन में देश में नंबर 1 बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औद्योगिक विकास को सिर्फ सूबे के कुछ हिस्सों तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। वो पूरी योजना के साथ विकास असंतुलन खत्म करने के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल उन्होंने यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट सेट कर रखा है। यूपी में एक्सप्रेस वे के जाल के जरिए पहले ही उद्योगों की राह आसान बनाने का काम बहुत हद तक पूरा हो चुका है। कोई भी बिजनेसमैन कहीं भी कारोबार लगाने से पहले 3 बातों का खास ध्यान रखता है। पहला, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, लेस ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। तीसरा, चीप स्किल्ड वर्कर। आज की तारीख में इन तीनों ही मोर्चों पर यूपी के कारोबारियों के मन में उठने वाले ज़्यादातर शक शुबहात दूर हो चुके हैं। ऐसे में जहां देश दुनिया के कारोबारी घरानों को उत्तर प्रदेश में अपने लिए मुनाफा दिख रहा है, वहीं यूपी के नौजवानों को अपने लिए रोजगार के नए मौके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट और करीब दिख रहा है और भारत को यूपी की तेज रफ्तार विकास दर में अपनी रफ्तार भी दिख रही है। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बेहतर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।